चलेगा। आज बात करते हैं इन्वायरमेंट का, ये चौथा सेशन है। यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के ऊपर, पर्यावरण अवनयन के ऊपर बात करने वाले हैं। जितनी भी जो वनडे के एग्जाम हैं प्लस आपके जो स्टेट पीएससी के जो एग्जाम हैं सबको कवर करते हुए आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अवनयन के ऊपर। चलेगा, करते इसकी शुरुआत। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपन आगे। हम बात कर रहे हैं आप किसके ऊपर, इन्वायरमेंट चेंजेस के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। पर्यावरण परिवर्तन, या हम बोल सकते हैं क्या, इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द एनवायरमेंट। मानव गतिविधियों का जो पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव होने वाला है, ये इसके ऊपर हम कर रहे हैं क्या, बातें यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी कॉपी चेक नहीं हुई ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिव्यू बीच बीच में दे दिया करूंगा, क्योंकि कॉपी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, कॉपी बहुत ज्यादा हो जाती है। जितना समय मिलता है उतनी मैं कॉपी चेक कर करके समय समय से आपको देता रहूंगा। चलेगा, तो अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल चेंज की। हम यहां पर बात करते हैं, हम बात करते हैं पर्यावरण में परिवर्तन। अब हमने बोला इन्वायरमेंट में चेंज, तो चेंज करने वाला मेन फैक्टर कौन है, तो हम बड़े लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं। हमने संबंध भी पढ़ा था, कौन सा, हमने देखा था कि रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, मतलब मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध। तो हमने फिर वही बात की थी कि संबंध हम पर्यावरण के साथ केवल मनुष्यों का क्यों देख रहे हैं, हम गधे का क्यों नहीं देख रहे, हम घोड़े का क्यों संबंध नहीं देख रहे। तो मैंने उसी समय चर्चा आपके साथ की थी क्या, कि ह्यूमन कैसा है, ये बुद्धिशील प्राणी है, बुद्धिमान यहां पर प्राणी है। तो इसका मतलब ये पर्यावरण को प्रभावित करता है बहुत बड़े स्तर पर। तो हमने ये भी देखा था कि भाई जब हम हंटिंग करते थे और हम मॉडर्न एज में जब पहुंचे तो हमने नेचर को कैसा कैसा यहां पर क्या किया है, चेंज किया है, या उसका पतन यहां पे हमने धीरे धीरे करना शुरू किया है, या कुछ हमने एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा करना शुरू किया, शोषण करना ज्यादा करना शुरू किया है। तो कहने की बात, जाहिर सी बात यहां पर यह है कि जो मनुष्य की जो गतिविधियां जो होती हैं ये पर्यावरण को किस तरीके से क्या प्रभावित यहां पर करती हैं। तो हमने बोला मनुष्य की जो गतिविधियां हैं, कुछ तरीके हमने बताए वो कैसे प्रभावित यहां पर करेंगी। चार हमने बताए हैं, एक हमने बोला कंस्ट्रक्टिव, दूसरा हमने बोला डिस्ट्रक्टिव, हमने बोला तीसरा पतनात्मक हमने बोला, और हमने बोला चौथा कौन सा, पुनर्विकास प्रभाव। तो हमने बोला ये वो चार तरीके हैं जिससे क्या होता है, मनुष्य क्या करता है, प्रकृति को प्रभावित यहां पर करता है। तो पहला जो तरीका आपको दिखाई दे रहा हो, कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट, हिंदी में से बोलते हैं रचनात्मक प्रभाव। कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या कहलाता है, तो रचनात्मक, कंस्ट्रक्शन, हमने कुछ नया अच्छा काम किया है। ये जो चेंजेस है जो मनुष्य ने या प्रकृति में जो लेकर आया है, ये नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, ये कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट वो नेचर में लेकर आया है। जैसे मान लो कहीं पर बहुत ज्यादा क्या था, बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही थी, तो हमने वहां पे प्लांटेशन कर दिया, हमने नदियों को डायरेक्शन को चेंज कर दिया। हमने नुकसान तो नहीं किया, हाँ हमने कुछ अच्छा काम जरूर कर दिया। जैसे आपने सुना होगा कई ऐसे मरुस्थल आपको देखने को मिलेंगे या रेगिस्तान आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने बोला यहां पर भाई यहां तो रेत ही रेत थी, हमने बोला मगर लोगों ने प्रयास करके यहां पर प्लांटेशन कर दिया, पेड़ पौधे लगा दिए, हमने प्रकृति को नुकसान थोड़ी पहुंचाया, हाँ मगर हमने कुछ चेंज जरूर कर दिए। यहाँ रेगिस्तान था, हमने वहां पर क्या बना दिया, हमने वहां जंगल बनाने का प्रयास कर दिया, या हमने वहां पर क्या कर दिए, जंगल बना दिए। तो कहने का मतलब यहां पर ऐसा परिवर्तन जो नेचर के लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव पर्पस से हम करें, सकारात्मक हम उससे करें, तो उसे नाम क्या दे दिया है, कंस्ट्रक्टिव चेंज या कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट यहां पर कहा। जैसे वो देखो यहां पे एग्जांपल वो आपको दे रहा है क्या, जैसे एवलांच कहीं पर आ रहा था, उसको हमने नियंत्रित कर दिया, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए हमने शेड लगाए या पेड़ पौधों को लगाया, वेजिटेशन का हमने ग्रो यहां पर किया। तो इसे हमने नाम क्या दे दिया, इसे हमने नाम दे दिया रचनात्मक परिवर्तन। दूसरा प्रभाव जो हम इसको करते हैं, इसको बोलते हैं निम्नीकरण। निम्नीकरण मतलब डिग्रेडेट होना, नीचे की ओर गिरावट होना। अब ये जो ऐसा प्रभाव है जब मनुष्य एनवायरमेंट के साथ इसमें चेंजेस करेगा, तो अब कहीं ना कहीं क्या है, एनवायरमेंट को नुकसान बहुत ज्यादा है। जैसे हमने बोला एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, एमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इन गैसों का क्या तेजी के साथ निकलना। तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमने बोला अब पर्यावरण को क्या होने लगा भाई साहब, नुकसान होने लगा है। अब नुकसान और ज्यादा होगा तो उसको हमने पतनात्मक हमने बोल दिया है। तीसरा प्रभाव ये देखो,
ये देखो यहीं लिखा है। हाँ, तो हमने बोला निम्नीकरण। अब हमने बोला क्या, यदि SO2 की मात्रा या CO2 की मात्रा और ज्यादा हो रही है तो हमने बोला इससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। तो हमने बोला यहां पर तो क्या हो रहा था, कुछ ना कुछ निम्नीकरण हो रहा था, गिरावट आ रही थी, मगर यहां से क्या हुआ, वैश्विक संदर्भ में नुकसान ज्यादा होने लगा। तो हमने बोला इसे पतनात्मक प्रभाव हमने बोल दिया। अब यदि ऐसी जगह है जब जहां पर होगा डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा यदि हो रहा है, तो सीधी सी बात है पर्यावरण को सुधारने के लिए कुछ अच्छे काम करने पड़ेंगे। तो हमने उसे क्या नाम दे दिया, उसे हमने बोल दिया पुनर्विकास प्रभाव, रेस्टोरेटिव इफेक्ट हमने यहां पर उसे नाम दिया। अब हमने बोला क्या भाई, हमने नेचर में कैसे कैसे इफेक्ट डाले, हमने बोला पहला हमने डाला अच्छा प्रभाव डाला, उसको बोल दिया रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव। दूसरा हमने बोला वो डिग्रेडेशन, हमने गिरावट वहां पे कर दी, गिरावट बहुत ज्यादा हो गई तो उसको बोला हमने क्या, पतनात्मक, पतन होने लगा। अब हमने बोला अब इतना नुकसान नेचर को हो गया है, अब क्यों ना नेचर को सुधारा जाए। जैसे हमने बोला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमने बोला क्योटो प्रोटोकॉल, हम पुरानी क्लासेस में देख चुके हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमने बोला क्योटो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमने बोला क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तो हमने बोला कि भाई अब पर्यावरण को नुकसान बहुत ज्यादा हो गया, तो हमने बोला कि भाई ओजोन के डिप्लीशन के लिए, ओजोन को क्षय से रोकने के लिए हमने मॉन्ट्रियल कनाडा के शहर में आयोजन किया भाई साहब इसका। क्योटो हमने जापान में किसके लिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया। तो अब हम यहां पे क्या काम कर रहे हैं, हम यहां पर पुनर्विकास या पुनर्विकासित काम यहां पे कर रहे हैं। जब नुकसान नेचर में बहुत ज्यादा हो गया, अब हम ऐसा कुछ चेंज यहां पर लेकर आ रहे हैं कि भाई यहां पर कम से कम अब नुकसान यहां पर कम से कम यहां पर हो। तो ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा मीन्स में है ना। अच्छा, ये पूरा का पूरा क्या है, मीन्स में है, प्री से इसका कोई भी लेना देना यहां पर नहीं है। अगला हम बात करते हैं, अब देखो तो हमने 4 तरीके के प्रभाव देख लिए, फिर हम बात करते हैं क्या, मानवीय गतिविधियों की हम बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज दैट अफेक्ट द एनवायरमेंट। मानव कौन कौन से क्रियाकलाप करता, बहुत बेसिक टॉपिक है और बहुत जल्दी हो जाएगा ये, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, अब आप सभी जानते हैं। अब हमने बोला ह्यूमन की जो एक्टिविटी है इसमें क्या क्या शामिल हो जाता है, कैसे कैसे प्रभाव डालता है। तो हमने बोला ह्यूमन की एक्टिविटी में जो सबसे ज्यादा प्रभाव यहां पर डालता है, तो हमने बोला सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला पहला फैक्टर क्या है, हमने बोला माइनिंग, खनन। हमने बोला क्या, हमने बोला माइनिंग बोला, हमने बोला कि भाई जो ह्यूमन जो है उसको क्या है, बहुत ज्यादा ग्रीड है किसकी, नेचर के रिसोर्सेज की। वो चाहता है दिन रात उसका एक्सप्लॉयटेशन करता रहे, दिन रात क्या करता रहे, माइनिंग यहां पर वो करता रहे। तो कहने का मतलब यहां पे क्या, तो हमने बोला मानवीय गतिविधियां जो पर्यावरण के ऊपर प्रभाव डालती हैं, तो सबसे मेन आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो मेन कौन सी देखने को मिलती है, सबसे मुख्य गतिविधि जो आपको देखने को मिलती है, आपने बोला माइनिंग। तो मैंने बोला माइनिंग या खदान में जो खुदाई जो हो रही है इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने बोला जब माइनिंग यहां पर होती है तो पहला प्रभाव क्या पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, जो अर्थ का जो जो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी आपने पढ़ी होगी, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो हमने क्या काम किया, माइनिंग की। तो यहां से इकट्ठा कुछ भी कोयला वगैरह ले जाकर और कहीं ले जाकर हम डंप कर रहे हैं, तो यहां पे मास में क्या आ रही है, मास में यहां पर कमी आ रही, क्योंकि हम यहां से और कहीं पर इसको ले जा रहे हैं कोयला वगैरह, द्रव्यमान में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो यहां पर दबाव कम हो रहा है और जहां पर ले जा रहे हैं वहां पर दबाव बढ़ रहा है। तो कई बार यहां से अर्थक्वेक जैसी समस्याएं भी देखने को मिल जाती हैं, भूकंप जैसी समस्याएं भी देखने को कई बार मिल जाती हैं। दूसरा, हम यहां से बहुत ज्यादा कोयला यहां पर निकाल रहे हैं, तो कई हम सिटी को हमने नीचे ही नीचे कोयला निकाल के हमने उसको खोद ही डाला है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, झारखंड में कुछ ऐसे शहर हैं जिनको नीचे ही नीचे माइनिंग हो गई है, उनकी बहुत ज्यादा कोयला वहां से निकाला जा चुका है। तो पहला दिक्कत होती है किसकी,
अर्थ का जो बैलेंस होता, भूकंप जैसी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। दूसरा, माइनिंग यदि बहुत ज्यादा यहां पर होती है तो बहुत ज्यादा माइनिंग होने के रीजन क्या, रीजन तो सीधी सी बात जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। बहुत ज्यादा और यदि माइनिंग यदि होती है तो जो आप गड्ढे हम छोड़कर जाते हैं तो इसमें फिर पानी यहां पर भरता है। तो पानी यहां पर भरेगा तो यहां पर जो आप द्रव्यमान यहां से निकाल के ले गए थे, अब वो कंपनसेट होने के लिए यहां पर क्या हो रहा, पानी भर रहा। तो पहले वहां पर ज्यादा दबाव डाला, अब फिर दबाव फिर यहां पर ज्यादा हो रहा है। तो यहां पर बहुत ज्यादा संभावना होती, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं देखने को मिलती हैं। बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं है ये साहिना परवीन जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, पीडब्ल्यू से केवल एक बुक आती है ऐसा कुछ। वो आपको जो कोऑर्डिनेटर जुड़े होंगे ना, बैच कोऑर्डिनेटर, वो उनसे एक बार पूछ लेना, वो आपको ज्यादा इसमें जानकारी दे पाएंगे। तो पहला प्रभाव किसका पड़ा, पहला प्रभाव पड़ा क्या, माइनिंग का। दूसरा बहुत कॉमन इफेक्ट है, ये तो हम देखते ही हैं इस कॉमन इफेक्ट को। दूसरा प्रभाव क्या है, इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण का प्रभाव किसके ऊपर, पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता था। अब इसका तो आप सभी को पता है कि उद्योग धंधे लगाने से क्या प्रभाव यहां पर हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, उद्योग धंधे जब कभी भी आप लगाओगे तो एनवायरमेंट में ढेर सारी गैसों का क्या होगा, एमिशन होगा। ढेर सारी गैसेस का क्या होगा यहां पर, एमिशन यहां पर होगा। जब ढेर सारी गैसेस यहां पर निकलेंगी तो उसका मतलब यह है कि जो कंपोजिशन जो है एटमॉस्फेरिक गैसों का जो कंपोजिशन है, जो उसका बोलना चाहिए स्थायित्व है, कहीं ना कहीं चेंज होगा। हमने बोला कि जो CO2 इतनी होनी चाहिए थी 0.03%, अब यदि ये ज्यादा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगी। तो उद्योग धंधों का तो ढेर सारा प्रभाव यहां पर पड़ता है। तो यहां पे हर जगह आपको देखने को मिल जाता है। तो चाहे आपकी टॉक्सिक गैसेस हो जो निकल रही हैं, इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन है, जल भी इससे प्रभावित होता है, जो कि डिस्चार्ज हम करते हैं कहां पर, नदियों में यहां पर जो छोड़ा जाता है। हमने बोला कि पर्यावरण क्षरण कारण और प्रभाव, हमने बोला पर्यावरण क्षरण, देखो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कॉजेस एंड इफेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम इफेक्ट की बात कर रहे हैं, हम प्रभावों की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो हमने बोला पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, इन्वायरमेंट का डिके हो रहा है, उस नुकसान का कारण क्या है। तो आपने बोला सबसे बड़ा रीजन यहां पर क्या है, ओवर पॉपुलेशन, सबसे बड़ा रीजन है। हर फील्ड में हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। सबसे मेन रीजन क्या है इसका, ओवर पॉपुलेशन, अधिक जनसंख्या का होना। क्यों, क्योंकि जनसंख्या अधिक होगी तो सीधी सी बात है मांग यहां पर बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो सप्लाई करने के लिए जो आपके नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनके ऊपर प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जनसंख्या बढ़ते ही जा रही है। आपने बोला कि भाई साहब एक काम करिएगा, जो गैस जो है ना, गैस के दामों में कमी करिएगा, क्योंकि हम खाना पकाने के लिए हमें तो ईंधन के लिए फ्यूल चाहिए, हमें गैस चाहिए, हमें LPG चाहिए। अब चूंकि मांग बढ़ रही है तो सीधी सी बात है ये कैसे कम करेंगे, मांग इतनी ज्यादा बढ़ रही है सिलेंडर की, भाई जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो उस मांग को पूरा करने के लिए आपको सिलेंडर चाहिए। मांग बहुत बढ़ रही है, आपने बोला पेट्रोल चाहिए, डेली वाहन आपको नए नए आपको रोड पे आपको दिखाई देंगे, तो आप बोलोगे सर पेट्रोल की कीमतें कम करेगा, सरकार के पास तो एक अच्छा जरिया है यहां से टैक्स लगाकर पैसा अर्न करने का। तो सीधी सी बात है हर काम में आपको दिखाई देगा, जहां जहां भी जनसंख्या में वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है जनसंख्या में वृद्धि होगी तो मांग बढ़ेगी, और जैसे डिमांड यहां पर बढ़ेगी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है उनके ऊपर प्रेशर यहां पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जब मांग यहां पर बढ़ेगी तो फिर कंपटीशन होगा, मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, कंपटीशन होगा। किस किस के बीच में कंपटीशन होगा, अब ये कंपटीशन होगा जिसको चाहिए चीजें वो, उसके बीच में होगा कंपटीशन, जो ज्यादा पैसा देगा उसको समय से पहले यहां पे चीजें मिलेंगी। तो यह महंगाई बढ़ने का रीजन भी यही है। तो जैसे जैसे जनसंख्या यहां पर बढ़ती है तो आप देखो
जो जनसंख्या एक सबसे मेन समस्या है। जनसंख्या जितनी बढ़ेगी उतने ज्यादा हर फील्ड में आपको या इन्वायरमेंट के हर आपको बोलना चाहिए कि हर डायरेक्शन में आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो मेन रीजन उसका क्या है? जनसंख्या का बढ़ना। जनसंख्या बढ़ेगी तो ऊर्जा की मांग बढ़ेगी, ऊर्जा की मांग बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं से हमें आपूर्ति इसकी करनी रहेगी। अब ऊर्जा की मांग, अब फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, जैसे हम गेहूं की अपन बात करें या किसी भी अनाज की हम यहां पर बात करें, मांग यहां पर बढ़ रही है, इसके दाम नहीं बढ़ते हैं। कभी आपने बहुत गौर किया हो, लगभग स्थिर से दाम बने रहते हैं, ज्यादा आपको दाम बढ़े हुए दिखाई नहीं देंगे अनाजों के दाम, क्योंकि यहां से निर्धारण कौन करता है? निर्धारण गवर्नमेंट के द्वारा होता है। आपने सुना होगा एमएसपी। एमएसपी, अनाज के दाम उतने ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेंगे जितने पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या जितने कोयले के दाम यहां पर बढ़ रहे हैं। तो यहां पर निर्धारण गवर्नमेंट करती है महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, तो मगर उसको वहां पर भी तो नियंत्रण करना चाहिए भाई। पेट्रोल के ऊपर या जितनी भी हम चीजें आयात कर रहे हैं उनके ऊपर मिनिमम टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि मांग तो वैसे इतनी ज्यादा है यहां पर। तो जनसंख्या का तो बहुत प्रभाव पड़ता है पर्यावरण के ऊपर। डिफॉरेस्टेशन लो, अब ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। अब आप सभी को पता है पेड़ पौधे काटे जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा? बैलेंस बिगड़ेगा O2 और CO2 का, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। तो भाई अब पौधे क्या काम करते हैं? इन्हीं के माध्यम से तो हो रहा था, फोटोसिंथेसिस हो रहा था। इसी के माध्यम से हो रहा था क्या? प्रकाश संश्लेषण यहां पर हो रहा था। तो पौधों को, आप सभी को पता पौधे क्या काम करते हैं। पहला काम पौधों का देखो, यदि हम बात करें कि भाई पौधों का क्या प्रभाव यहां पर पड़ने वाला है, तो हमने बोला पौधे क्या काम करते हैं, हम यही बात समझ लेते हैं। तो कोई भी प्लांट जो होता है सबसे पहला काम इसका क्या होता है? तो सबसे पहला काम ये करता फोटोसिंथेसिस, ये करता प्रकाश संश्लेषण। तो यहां से आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी और यहां से आपको CO2 मिल जाएगी। इसी रिएक्शन के माध्यम से ये O2 और CO2 को बैलेंस करता है। और क्या काम करता है? और देखो, ये काम करता है वाटर साइकिल, हिंदी में इसको बोला जाता है जल चक्र। जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पौधा। कैसे पौधा जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखो, तो पौधे की जड़ें होती हैं वो कहां पर जाती हैं? वो नीचे जाती हैं। अब आपने सुना होगा वाष्पोत्सर्जन, तो जड़ें क्या काम करेंगी? पानी को खींचेंगी और पत्तियों से पानी क्या होगा? वाष्पीकृत होगा। तो जल चक्र वाटर साइकिल में भी क्या करता है? ये महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाता है। इसके अलावा पौधे से ही आपको देखने को मिलेगी क्या? बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता, जैव विविधता को भी मैनेज कौन करता है? यही पौधे, क्योंकि जितने ज्यादा पौधे आपको यहां पर देखने को मिलेंगे तो उतना सघन जंगल होगा, और चूंकि जंगल रहेगा तो जीवों की प्रजातियां भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखो ये क्या काम करता है? इरोजन को कम करता है, सॉइल इरोजन। मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन का मतलब है कि आपने पढ़ा होगा पौधे की जड़ें क्या काम करती हैं? सॉइल को ट्रैप करके रखती, बांध के रखती हैं। तो जो सामान्य जो कटाव होता है वहां से मिट्टी बह नहीं पाती है, तो ये भी काम यहां पर करती हैं। आजकल इन पौधों का यूज, आजकल क्या पहले से ही कर रहे थे हम, जो समुद्र तट लाइन जो होती है ना, समुद्री किनारे जो होते हैं, हम वहां पर काफी पौधे यहां पर लगाते हैं। क्यों? कि मान लो जब कभी सुनामी जैसी समस्याएं देखने को मिले तो बहुत कुछ क्या काम कर लेते हैं, पौधे सामने रहते हैं तो अब जल के बहाव को बहुत कुछ ये रोकने का यहां पर काम करते हैं, मतलब बहुत कुछ यहां पर ये बहाव रुक जाता है। तो जितने भी पौधे की बातें हैं, जो पौधा यहां पे जो काम यहां पे कर रहा है, तो वही काम कहां से हो रहा है भाई? हम बोलेंगे पेड़ पौधों की कटाई, तो हम बोलेंगे सीधी सी बात है, जो हमने बोला जो काम पौधे कर रहे थे वो काम यहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो वही यहां पे लिखा हुआ है।
अगला देखो, लैंडफिल के ऊपर बात की जा रही है। ये आपने देखे होंगे मेट्रो सिटी में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल गए होंगे लैंडफिल। मेट्रो सिटी में लैंडफिल कहां पे देखने को मिलेंगे? लैंडफिल मतलब अब तो बहुत कुछ हमने स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं, तो हम क्या काम करते हैं, जो कचरा जो होता है हम उसको या तो एनर्जी बनाने में या हम उसे रिसाइकिल हम यहां पर उसे कर लेते हैं। तो लैंडफिल का मतलब ये है, पहले हम जब कभी ऐसा नहीं कर रहे थे तो मान लो हमने जो कचरा निकला, सिटी का जो कचरा निकलता था, तो हम उसको शहर के बाहर कोई एक ऐसी जगह हुआ करती थी, मतलब जो जिस पर भूमि का कोई खास उपयोग नहीं होता था, तो वहां पे हम ले जाकर उसको डंप कर देते थे, हम उसे रख देते थे। छोटे शहरों में तो ठीक है, पता नहीं चला, गर्मियों में आग लग गई, उसमें खत्म हो गया लगभग, ठीक है, प्रदूषण बहुत हुआ मगर खत्म हो गया। बड़ी सिटी का क्या करें, जहां पे कई टन कचरा निकल रहा है, तो उस कई टन कचरे को आपने देखा होगा, जैसे दिल्ली जैसे जगह में आपने देखा होगा पुराने जो पहाड़ बने हुए हैं, किसके वो पहाड़ बने हुए हैं, किसके? कचरे के पहाड़ बने हुए हैं, क्योंकि पहले किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया कि भाई कचरा भी, ये लैंडफिल एक जगह करना भी ये एक प्रकार का प्रदूषण हो जाता है। तो अब तो उन कचरों पहाड़ों को हम नष्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो भी बताता हूं। तो वो कचरा एक जगह ले जाके आपने डंप कर दिया, तो उसके पहाड़ यहां पर बन गए, इसे लैंडफिल यहां पर नाम दे दिया। अब हम क्या करें सर, तो जैसे हम बात करते हैं, अब जितनी भी जो सिटीज जो आप यहां पर देखो, अब जो कंसेप्ट यहां पर आने लगा है कौन सा, स्मार्ट सिटी का, तो उस स्मार्ट सिटी में हम क्या काम कर रहे हैं, हम यदि आपने देखा हो कचरा गाड़ी वाला जो आता है, तो वो गीला कचरा अलग ले जाता है, सूखा वाला कचरा वो अलग ले जाता है। तो सूखे से मतलब उसका ये है, कोई प्लास्टिक है, कोई कांच वगैरह है, या कोई पॉली बैग वगैरह, उसको आप अलग दे दो, कागज वगैरह है। और जो गीला कचरा मतलब घरों से निकली हुई सब्जियां हैं, पुराने फल हैं, सड़े हुए सब्जियां हैं, जो रोटी बच गई थी ये हैं, इसको आप अलग दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ये जैव अपघटनीय पदार्थ है, क्योंकि ये सड़ेगा तो मीथेन गैस निकलेगी, तो वहां से क्या बना ली जाती है, मीथेन गैस बना ली जाती है। और जो सूखा कचरा जो होता है, जो रिसाइकिल होने वाला है, तो उसे तो रिसाइकिल करने के लिए भेज दिया, जो नहीं होता है उसे बफर फर्नेस, बंद भट्टियों में लेकर हम क्या करते हैं, उसे प्रॉपर तरीके से उसका डिग्रेडेशन करते हैं, निस्तारण करते हैं, ताकि हवा में धुआं कम से कम यहां पर पैदा हो। हाँ, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल हम अलग अलग यहां पर ले जाते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यदि अब लैंडफिल बना रहे तो क्या होगा? अब लैंडफिल बना रहे तो ठीक है, मगर दिक्कत क्या होती है, अब लैंडफिल पहले जो कचरा डंप होता था उसमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस भी थे, जैव अपघटनीय पदार्थ भी थे। अभी जैव अपघटनीय पदार्थों से होगा क्या, ये सड़ेंगे तो कौन सी गैस निकालेंगे, मीथेन गैस निकालेंगे, तो एक पंजेंट तीखी स्मेल वहां पर आएगी, क्योंकि पदार्थ सड़ रहा है। दूसरा, अब गर्मी में टेम्परेचर बढ़ेगा, अब मान लो आग लग जाए वहां पे, तो पूरी एरिया में क्या हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। तो किसी भी कचरे में आग लगाना, ये क्या है, उस कचरे को अंदर तक पहुंचने के लिए रास्ता देना होता है। अभी कचरा बाहर ही पड़ा हुआ था, आपने उसमें आग लगा दी, जैसे ही आपने उसमें आग लगाई तो वो हवा में वो कचरा आ गया, तो वो कचरा नाक के माध्यम से अंदर पहुंचेगा। तो कहने का यहां पर मतलब ये है कि जब वो नाक के माध्यम से अंदर पहुंचेगा तो आपने शरीर में आने के लिए एक मीडियम उसको दे दिया। अभी तक तो जमीन को ही नुकसान कर रहा था, फिर आपको शरीर को भी वो नुकसान करेगा। तो आप देखिएगा, क्योंकि भारत जैसे विकासशील देशों में कचरा निस्तारण की, अब पहले तक तो यही था, अभी भी आप देखोगे छोटी सिटियों में आपको देखने को मिलेगा। अभी जैसे दीपावली आने वाली है, तो दीपावली आएगी तो घर का कचरा निकलेगा, सबसे पहला उपाय यही होगा, कचरा निकले क्या काम करें, उन्हें बोले इकट्ठा कर दो, मैं आग लगाता हूं उसमें। तो ये हम कचरे का निस्तारण इस तरीके से करते हैं, जो ठीक यहां पर नहीं है। अगला बात करते हैं अपशिष्ट उत्पादन। अपशिष्ट उत्पादन से मतलब क्या है, जितनी भी हम रिसाइकिल ना होने वाली चीजों का यूज हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक थ्योरी को अपनाते हैं, यूज एंड थ्रो का कल्चर हम अपना रहे हैं। तो यूज एंड थ्रो का कल्चर क्या कहलाता है, उपयोग करो और फेंको। ये हमारा कल्चर कभी भी नहीं था, ये वेस्टर्न कल्चर है, ये पश्चिमी देशों का कल्चर था, यूज एंड थ्रो। तो हमने बोला डिस्पोजेबल ग्लास हमने यूज किए और हमने सो क्या कर दिया, फेंका। तो ये कल्चर कभी भी हमारा कल्चर नहीं था। हमारा कल्चर क्या था, आपने कभी सुना हो या देखा हो, कभी अपने अपने सीनियर लोगों से आप पूछिएगा, बुजुर्गों से पूछिएगा, जैसे मान लो किसी के यहाँ पर कोई दावत का निमंत्रण है, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब उनके यहाँ पे खाना खाने के लिए जाना है,
तो फिर क्या हुआ करता था, गांव के भी जितने भी लोग थे या जितने भी कस्बे के लोग थे वो अपना बर्तन खुद लेकर जाते थे, वो किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, वो अपना थाली वगैरह गिलास वगैरह अपना खुद बर्तन वहां पर लेकर जाते थे। तो वहां उन्होंने अपने थाली वहां पर ली, खाना उसमें खाया, उस थाली को वहीं पर साफ करके और फिर घर पर ले आते थे। तो ये एक समय ये कल्चर चला करता था। फिर ये कल्चर क्या हुआ, थोड़ा सा और अपन ने एडवांस हुआ तो हम यूज करने लगे किसका, जो पत्ते के बने हुए आने लगे थे दोना और पत्तल। सबसे बढ़िया था ये खाना खाने का स्रोत कि भाई किसी को अपना घर से थाली नहीं ले जानी है तो वो दोना पत्तल सभी लोग खाते थे उस दोना पत्तल में। ये कैसा था, ये रिसाइकिल मतलब ये कैसा था, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट यहां पर था। यदि उस दोना पत्तल को आप कहीं बाहर फेंक भी देंगे तो गाय यदि खा भी लेगी तो मरेगा तो कोई भी जीव वहां से नहीं, क्योंकि पत्ता ही था और बांस की उसमें वो लगी हुई होती थी, तो ये लकड़ी ही थी, तो उससे मरने वाला कोई भी जीव यहां पर नहीं है। तो दोना और पत्तल का एक कल्चर हमारे यहाँ पे चला। अब जब दोना पत्तल का कल्चर चला तो फिर लोगों ने देखा कि भाई बड़े बड़े देश तो वो प्लास्टिक में उपयोग करते हैं, तो फिर हमने अडॉप्ट किया क्या प्लास्टिक में। जो ये कल्चर है यूज एंड थ्रो का, तो यूज एंड थ्रो का जो कल्चर जो है ये क्या काम करता है, ये अपशिष्ट का बहुत उत्पादन कर देता है। यूज एंड थ्रो का हर चीज हमें ऐसी ही चाहिए कि हम यूज करें और फेंक दें, हम यूज करें और फेंक दें। तो उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो गांव में जो कचरा जो फैला हुआ है इससे बहुत ज्यादा कचरा फैला हुआ है। जो दोना जो पत्तल जो थे जो आप उसके यूज कर रहे थे, पहले पत्ते के यूज कर रहे थे, अब आपने यूज करना शुरू कर दिया किसके, हमने यूज करना यहां पर शुरू कर दिया प्लास्टिक के। तो इससे पोल्यूशन क्या फैलेगा, बहुत ज्यादा यहां पर फैलता है, क्योंकि भाई अब वो दोना पत्तल ऐसा जहां पर मिट्टी में रहेगा तो नीचे पानी जाने से रोकेगा, पहला रीजन। कोई जानवर खाएगा सो मरेगा यहां पर, तो जाहिर सी बात है। तो जो कल्चर यूज एंड थ्रो का हम लेकर आए तो उसने अपशिष्ट का उत्पादन क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आपको जान के आश्चर्य होगा, यूएसए जैसे विकसित देश जो है ना वो फिर से उसी कल्चर पर पहुंच गए जिसको हम छोड़ कर आए थे। यूएसए जैसे विकसित देशों में आप देखना वो रिसाइकिल वाले प्रोडक्ट ही अब यूज करने लगे, जैसे दोना पत्तल पर वो आ गए हैं। हम जिसको छोड़कर प्लास्टिक पर आए थे ना वो उस पर आ गए हैं। जैसे हम पहले अपना ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जैविक खेती को छोड़कर हम रासायनिक खेती के ऊपर आए, हम सिंथेटिक एग्रीकल्चर के ऊपर आए, तो अब वो देश क्या हुआ, उन्होंने सब करके देख लिया, तो अब वो फिर से वो कहां पर पहुंच रहे हैं, वो ऑर्गेनिक कल्चर की तरफ पहुंच रहे हैं। उनको समझ में आ रहा कि ऑर्गेनिक कल्चर ज्यादा ठीक था, नुकसान तो बहुत कम हो रहा था। तो हम जहां से छोड़ के आ रहे संस्कृति वहीं की पीछे की तरफ आपको जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अगला अब हम बात करते हैं कि भाई साहब पर्यावरण में जो नुकसान हो रहा है, इन्वायरमेंट में डिके जो हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अभाव। अब शिक्षा के अभाव से मतलब क्या है, शिक्षा का अभाव ये मतलब नहीं कि को आपसे कुछ आपसे ऐसा बन जा, कोई आपने डिग्री ले ली है। शिक्षा का अभाव मतलब ये है कि हम जब कोई भी काम कर रहे हैं, ये हम काम कैसा कर रहे हैं, क्या इस काम का एनवायरमेंट के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, क्या कोई विपरीत प्रभाव यहां पर पड़ेगा, वो कहलाती है शिक्षा। तो भाई कई बार शिक्षा के अभाव में ही लोगों को पता नहीं चलता कि वो क्या काम कर रहे हैं, या पेड़ पौधों को काट रहे हैं या बेच रहे हैं या उसमें आग लगा रहे, कुछ भी काम जो कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। तो यहां पर बोला क्या, शिक्षा की कमी। अगला एग्रीकल्चर पॉल्यूशन, जिसके बारे में अभी चर्चा ही कर रहा था। जब हमने यहां पर उपयोग करना शुरू कर दिया मॉडर्न एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम यूज कर रहे हैं किसका, सिंथेटिक मैन्योर का। संश्लेषित उर्वरक। संश्लेषित उर्वरकों का जब हमने उपयोग करना शुरू कर दिया तो हमने देखा कहीं ना कहीं सॉइल की जो फर्टिलिटी जो है, सॉइल की जो उर्वरकता है, जो उर्वरता जो है वो क्या हो रही है, कहीं ना कहीं कम हो रही है। इसके अलावा हम वीड को मैनेजमेंट करने के लिए या इंसेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए भी, चाहे हम बात करें किसकी, वीड मैनेजमेंट की बात करें, हिंदी में से बोलते खरपतवार, या हम बात करें इंसेक्ट मतलब कीट, इन सभी को हम मैनेज करने के लिए
हम यूज कर रहे हैं कौन सा, हम यूज कर रहे हैं, और हम यूज कर रहे हैं सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड का हम यूज कर रहे हैं। सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड का मतलब यहां पे जिनको हम लैब में तैयार कर रहे हैं, हम केमिकल का हम यहां पर यूज कर रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा, जब भी हम इसमें स्प्रे यहां पे करते हैं तो एक तो हवा होती है पोल्यूटेड, वो जो जिसके स्प्रे जब हम कर रहे थे वो केमिकल गिरता जमीन पर, तो जमीन भी होती है क्या, पोल्यूटेड होती है, जमीन को भी क्या होता है यहां पर नुकसान होता है। और ये ऑर्गेनिक मतलब फूड चेन में भी यहां पर आ जाता है। इसका मैंने बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल दिया था एक बार जब हम पढ़ रहे थे डीडीटी के बारे में। तो हमने बोला था भाई साहब डीडीटी कहां पर आ गया है, ये आ चुका है फूड चेन में, इसे आप बोलते हो खाद्य श्रृंखला। तो डीडीटी कहां पे आ गया, खाद्य श्रृंखला में। कैसे आ गया, तो हम पहले डीडीटी का हम यूज कहां पे करते थे, हम इसका यूज कर रहे थे, कहां पर यूज कर रहे थे, हम कर रहे थे मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम में हम इसका यूज कर रहे थे। मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम का मतलब मलेरिया को खत्म करने के लिए हम इस डीडीटी का हम यहां पर यूज करते थे। तो हम मई जून के समय इसका क्या हो जाता था, छिड़काव यहां पर हो जाता था। अब जैसे ही छिड़काव हुआ तो ठीक है, अब पानी गिरा तो पानी के माध्यम से डीडीटी कहां पर पहुंचा, नदियों में। और नदियों में जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे केकड़े हों चाहे मछली हो, उनके अंदर डीडीटी एक्यूमुलेट होने लगा, उनके अंदर जमने लगा। क्यों, क्योंकि डीडीटी होता लाइपोफिलिक इन नेचर, बसा स्नेही होता है। और जिन लोगों ने वो मछलियां खाई तो उनके अंदर भी क्या होने लगा, डीडीटी का डिपोजिशन होने लगा। तो जब बाद में पता चला कि भाई साहब इसका छिड़काव तो मलेरिया को, मच्छर को मारने के लिए कर रहे थे, मगर ये तो आदमियों के अंदर पहुंच गया, ये कहां से आया, तो हमें बाद में चला पता। पॉल मुलर ने इसको इन्वेंट किया था पहली बार। हमने बोला कि भाई साहब डीडीटी क्या है, ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। जैव अनबघटनीय पदार्थ है, इसका मतलब ये नेचर में ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये नेचर में खुद से यहां पर टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। आ रही बात समझ में, तो कहने का मतलब यहां पर ये हुआ, तो जितने भी हम इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। माइनिंग के ऊपर हम बात अभी कर ही चुके हैं, खनन, तो इसके ऊपर हमने अभी चर्चा ही की माइनिंग के ऊपर। तो माइनिंग से क्या क्या यहां पर हो सकता है। अगला देखो प्लास्टिक पोल्यूशन, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। प्लास्टिक पोल्यूशन, तो प्लास्टिक अब आजकल तो देखो इसके ऊपर अब बैन लगा है, हालांकि इसके ऊपर बैन करीब 10 साल पहले लग जाना चाहिए था, तो अब हमें उसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते। हालांकि बैन अभी लगा है, धीरे धीरे 1-2 साल के भीतर और प्रभावी यहां पर हो जाएगा। अभी तो जिनके पास स्टॉक है तो वो कर ही रहे हैं, वो बेच ही यहां पे रहे हैं। मगर प्लास्टिक के ऊपर जो बैन जो लगना था ना, प्लास्टिक की जो थैलियों के ऊपर बैन, ये करीब 10 साल पहले लग जाना था, तो अब हमें उसके रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिल जाते। ये प्लास्टिक पोल्यूशन जो ऐसा पोल्यूशन है, इससे कोई भी क्षेत्र अब अछूता नहीं है। आप चाहे समुद्र में मैरियाना ट्रंच में चले जाओ, मैरियाना गर्त में आप चले जाओ, और चाहे आप चले जाओ एवरेस्ट में आप चले जाओ, हर जगह आपको पॉल्यूशन में देखने को मिलेगा क्या, प्लास्टिक। पहले एक समय हुआ करता था जहां गांव पे देखने को नहीं मिलता था, गांव में भी आप कहीं भी चले जाओ, गांव में भी आपको देखने को मिल जाएगा प्लास्टिक, अच्छा खासा पॉल्यूशन में देखने को मिल जाना है। तो एक तो डिस्पोजेबल से बहुत ज्यादा यहां पे पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, तो आपको हर जगह देखने को मिल जाता है क्या, प्लास्टिक पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में अभी हमने देखा, औद्योगिकीकरण कैसे क्या कर रहा है, एनवायरमेंट को प्रभावित कर रहा है। हाँ जी, हमने बोला ये काम का है, अब अपने अब यहां से और काम का देखो आप। हमने बोला पर्यावरण प्रदूषण जो हो रहा है उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो पहला प्रभाव हमने इसमें बात की किसके बारे में, हमने बात की एसिड रेन के बारे में, अम्ल वर्षा के बारे में। तो पहले भी मैंने आपको बताया है इसके बारे में, एसिड रेन के बारे में कई बार चर्चा हुई है। सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब पानी से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं,
ये बनाते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और ये बनाता है क्या, HNO3 नाइट्रिक एसिड। जब ये पानी के साथ कहाँ होते हैं, जमीन पर गिरते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। इसे बोला जाता है क्या, इसे कहा जाता है एसिड रेन कहा जाता है। जिसने पुरानी क्लासेस अटेंड की होंगी उन्हें पता होगा। तो हमने NOx लिखा था, यहां पे याद करो, NOx होता नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड, और SOx मतलब कोई भी ऑक्साइड। मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है। तो जब जमीन पर गिरता है तो यहां पर पेड़ पौधों की पत्तियों से क्लोरोफिल गायब हो जाता है। इसे हमने नाम क्या दिया था, इसे हमने नाम दिया था क्लोरोसिस, यहां पर कहा था। और यही अम्ल वर्षा कहां पर गिरती है, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग के ऊपर गिरती है, कोई ऐतिहासिक इमारत के ऊपर जब ये वर्षा होती है। जब हिस्टोरिकल बिल्डिंग के ऊपर ये पानी गिरता है तो हमने इसे नाम दिया था स्टोन लेप्रोसी। या मार्बल कैंसर भी इसे आप बोल सकते हो, स्टोन कैंसर भी इसे आप बोल सकते हो। लेप्रोसी का मतलब होता कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग में शरीर में बड़े बड़े चकते या छाले जैसे पड़ जाते हैं। अब क्योंकि अम्ल गिरेगा, मान लो किसके ऊपर, ताजमहल के ऊपर अम्ल गिरेगा, तो जाहिर सी बात है ताजमहल को क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। जो मथुरा जो रिफाइनरी बंद होने का वो रीजन ही यही था, क्योंकि वहां से नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड बहुत ज्यादा यहां पर हवा में आ रहे थे। तो उसके माध्यम से जब पानी जब गिर रहा था, रिएक्शन करके वो ताजमहल के ऊपर गिर रहे थे। तो मथुरा रिफाइनरी के ऊपर जो बैन या बंद हुई है, तो इसी की वजह से, क्योंकि वहां ताजमहल को नुकसान यहां पर होने लगा था, उसके संगमरमर को नुकसान हो रहा था, इसलिए। काफी समय लग जाता है अम्ल वर्षा का प्रभाव होने में, 1 साल 2 साल 4 साल भी लग सकता है। डिपेंड करता है आकाश की कितनी मात्रा में क्या हो रहा है, अब नुकसान यहां पर कितनी मात्रा में गैसेस यहां पर निकल रही हैं। अगला हमने देखा क्या, इससे और क्या होगा भाई साहब, पर्यावरण क्षरण से नुकसान में हमने बोला लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता को नुकसान होगा। अब बिल्कुल जैव विविधता को नुकसान होगा, क्योंकि सीधा नुकसान पेड़ पौधों को हो रहा है। अब वहीं पर तो रह रहे हैं, कहां पर, वहीं पर जीव रह रहे हैं। और जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी का मतलब यहां पर होता है किसी भी स्थान में, किसी भी इकोलॉजिकल निक में या निकेत में क्या पौधे और जंतुओं की ढेर सारी प्रजातियों का पाया जाना, उसे ही बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। अब उनका यदि नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होगा, प्राकृतिक पर्यावास क्या होगा, नष्ट होगा, तो जैव विविधता को क्या होगा, यहां पे नुकसान 100% होगा। फिर हमने बोला और क्या हो सकता है, तो हमने बोला भाई साहब बाढ़ हो सकती। तो हमने बोला बाढ़ क्यों होगी, फ्लड क्यों आएगा, तो आपने बोला भाई हम कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ पौधों को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। अब पेड़ पौधों को हम काटेंगे तो जाहिर सी बात बाढ़ जैसी संभावना 100% बढ़ेगी। अब बाढ़ बढ़ेगी तो ये एवलांच भी तो होगा, या लैंडस्लाइड भी तो आपको देखने को मिलेगा, भूस्खलन। इसलिए हम बोलते हैं पहाड़ी इलाकों में पौधे क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। क्यों ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि भाई जितने पौधे ज्यादा होंगे तो उनकी जड़ें क्या काम करती हैं, उस मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं। तो जो भूस्खलन है, वो लैंडस्लाइड होने की संभावना जो होती वो कम हो जाती है। और है क्या प्रभाव, हाँ लो सॉइल इरोजन भी होगा। अभी हम देख रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि भाई साहब पेड़ पौधे से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो हमने बोला मिट्टी का कटाव भी इसी की वजह से हमें देखने को मिलेगा। इसके ऊपर ही मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। यदि पर्यावरण को नुकसान होगा तो यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा ग्लोबल वार्मिंग। तो कई बार चर्चा इसके बारे में हो चुकी है। तो मैंने आपको बताया था कि यह है भाई अर्थ, यह है पृथ्वी। अब पृथ्वी के एनवायरमेंट में एक पतली सी लेयर में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है क्या, CO2। ये जो नेचुरल तरीके से पाई जाती है कितना, 0.03%। ये CO2 काम क्या करती है, तो ये सन से आने वाला जो रेडिएशन जो होता है, ये सूर्य से आने वाला क्या विकिरण जो होगा, रेडिएशन जो होगा, इसको आने देगी। ये पृथ्वी से टकरा के धीरे धीरे क्या हो जाता है, रेडिएशन बाहर निकलता है। अब चूंकि CO2 की मात्रा कितनी है नेचर में, कई बार एग्जाम में पूछा है। हमने बोला CO2 की मात्रा कितनी है, इतनी। अब हमने बोला हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने किया, हमने औद्योगिकीकरण किया, तो हमने बोला भाई साहब CO2 का अमाउंट एनवायरमेंट में क्या हो गया, बढ़ गया। अब CO2 का अमाउंट बढ़ेगा तो उसका मतलब उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा,
और कंसंट्रेशन यदि बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, अभी ये लेयर कैसी थी, लेयर CO2 की पतली थी, अब ये लेयर कैसी हो जाएगी CO2 की, ये मोटी हो जाएगी। अब CO2 की लेयर मोटी हो रही है, पहले पतली लेयर थी तो पृथ्वी का तापमान, अर्थ का टेम्परेचर हल्का सा बढ़ रहा था, तो मतलब जितना जीवन जीने के लिए जो आइडियल आपको चाहिए तापमान उतना मिल रहा था। अब CO2 की मात्रा बढ़ गई, सो जाहिर सी बात है मात्रा बढ़ेगी, अब रेडिएशन अंदर आ तो जाएगा मगर बाहर निकल नहीं पाएगा, तो पूरी अर्थ का टेम्परेचर यहां पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे ही हम बोलते हैं क्या, वैश्विक तापन कहा जाता है। पूरी पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है, यहां पर बढ़ जाता है। फिर तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, हमने सारी बातें कर ली थी। राजधानी के ऊपर बात कर ली थी, जो नूसनतारा बनाई गई क्योंकि उसकी राजधानी यहां पर डूब गई है। अगला बोला कि भाई अब पर्यावरण क्षरण का, एनवायरमेंटल डिके का और क्या प्रभाव होगा, तो अगला प्रभाव यहां पर यह है, देखो आप, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। सर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब क्या, जाहिर सी बात है पब्लिक हेल्थ, हम क्या काम कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, हम एमिशन दूसरी गैसेस का ज्यादा कर रहे हैं, तो भाई साहब कार्बन, ये क्या होगा, शरीर के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है और दूसरे जो पॉल्यूटेड एयर है वो यहां पर बढ़ रही है, तो जो अस्थमा वाली समस्याएं, रेस्पिरेटरी ट्रैक वाली समस्याएं, आई इरिटेशन वाली समस्याएं, ये सारी समस्याएं आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है ये कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहा है या इफेक्टेड हो रहा है इससे। हाँ, तापमान को कम करने के लिए बिल्कुल हुआ था। हाँ जी, अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल चेंज, अब पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं इनके ऊपर करते हैं अब चर्चा। इजी टॉपिक है बहुत, मींस का टॉपिक है, मगर प्री का इसमें कुछ खास लेना देना तो नहीं है। हम बात करते हैं पर्यावरण, यदि चेंज यहां पर हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमने जितना भी पोल्यूशन यहां पर किया है, तो सबसे पहले पर्यावरण मुद्दों में हमें देखने को मिलेगा क्लाइमेट चेंज, जलवायु में परिवर्तन। अब हमें क्लाइमेट चेंज क्यों देखने को मिल रहा है, जाहिर सी बात है जहां पर हम रह रहे हैं उस हैबिटाट का ही हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसे ही हम यहां पर खत्म कर रहे हैं, तो आपको जलवायु परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे पानी की मात्रा, अब बहुत कम पानी की मात्रा हो गई है, लगभग सभी समय गर्मी बनी रहती है और कुछ ही समय आपको ठंड यहां पर देखने को मिलेगी, ठंड का समय भी काफी यहां पर घट गया है, तो जलवायु कहीं ना कहीं क्या हो रही है, चेंज यहां पर हो रही है। अब हमने बोला जलवायु परिवर्तन हो रही, तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं। अब जलवायु परिवर्तन के कारण तो आप बताना चाहें तो कितने सारे आप बता सकते हैं, हर जगह आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो पहला कारण यहां पे लिखा, प्राकृतिक प्रक्रियाओं से संबंधित पृथ्वी की जलवायु। हाँ जी, तो अब जलवायु परिवर्तन के रीजन क्या हो सकते हैं, ये दो रीजन की कैटेगरी में हम इसे बांट सकते हैं। पहला हो सकते हैं नेचुरल, जैसे वॉल्केनो इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट, और दूसरे हो सकते हैं कौन से, मैन मेड, इसी को आप एंथ्रोपोजेनिक भी बोलते हो। ये तो जो जलवायु परिवर्तन हो रही है, जलवायु परिवर्तन के दो व्यापक रीजन या कारण आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। एक प्राकृतिक कारण भी हो सकता है और एक हो सकता है ऐसा मनुष्य के द्वारा या मैन मेड कारण भी यहां पर हो सकता है। जैसे बात करते हैं मानवीय गतिविधियों के द्वारा सीधे तौर पर, जैसे हमने बोला क्या, हाँ अर्बनाइजेशन हमने बोला, नगरीकरण बोला हमने बोला इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमने यहां पर बोला फ्यूल का जो आप यूज कर रहे हैं, तो भाई साहब ये क्या है, ये मैन मेड एक्टिविटी है, मनुष्य के द्वारा किए गए क्रियाकलाप हैं, जिससे क्या हो रहा है, जिससे एनवायरमेंट में चेंज आपको यहां पर देखने को मिल रहा है।
अब जलवायु परिवर्तन का मानव एवं एनवायरमेंट के ऊपर या इकोसिस्टम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो अब इसका तो अब जितना हमने अभी तक बातें सीखी हैं सारी बातें आप फिर से यहां पर बता सकते हो क्या क्या प्रभाव यहां पर पड़ रहा है। तो हमने बोला कि भाई प्रभावित यहां पे हो रहे हैं, तो हमने बोला सबसे पहले एवलांच हो रहा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो पोलर रीजन की बर्फ जो है ये भी यहां पर पिघल रही है। इसके अलावा सी लेवल समुद्र का स्तर क्या हो रहा, बढ़ रहा है। तो हमने सारी बातें जो अभी तक देखी हैं वो सारी बातें हम इसमें बता सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन एंड इकोसिस्टम। तो कुछ सामान्य सी बातें यहां पर लिखी हैं कि भाई साहब यहां पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हमने बोला जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ह्यूमन के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो हमने बोला पहला बोला इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ और डिसीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज मतलब मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, बहुत सारी बीमारियां नई हमें यहां पर देखने को मिल रही हैं। एग्रीकल्चर इंपैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी एंड फूड इक्विलिटी पर प्रभाव पड़ रहा है। खाद्य सुरक्षा, क्योंकि कृषि का भी क्या होता है एक चक्र यहां पे होता है, तो फसल पकने का एक समय होता है, यहां पर भी प्रभाव यहां पे पड़ रहा है। इसके अलावा जो ब्रॉड टर्म में यदि अपन बोले बायोडायवर्सिटी भी इससे क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। तो ढेर सारी बातें जो अभी तक हमने पढ़ी हैं उसी को समराइज करके पॉइंट में बना के यहां पर लिखा हुआ है, जैसे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्री स्तर का बढ़ना, ये सारी बातें। हाँ जी, अब महत्वपूर्ण इसमें क्या बातें जाती हैं, हम बात करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स की, हम बात करेंगे, ये बहुत काम का है। ठीक है, समस्या तो बता दी, समस्या से ज्यादा हमारा फोकस होता किसके ऊपर, समाधान के ऊपर। सर इतनी सारी बातें बता दी, जलवायु में परिवर्तन हो रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा, अब हम क्या करें। तो हमने बोला अब हम क्या करें, तो उसके ऊपर मेन होता है समस्या, तो ठीक है सभी को पता है, उसका निवारण क्या है, उसकी रेमेडी क्या है, उसका उपचार क्या है। तो अब हम बात कर रहे हैं क्या, हम बात कर रहे हैं उसके उपचार। तो हमने यहां पे देखा कि जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है या एनवायरमेंट में जो डिके जो हो रहा, जो रीजन जो थे उनको कम कर दें, वही तो रेमेडी बन जाएगी, वही तो उसका निवारण बन जाएगा। भाई हमने बोला कि हम फ्यूल का बहुत यूज कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल का, मैं बोलूंगा इसका यूज कम करो ना जरा, मैं बोलूंगा जरा सोलर मतलब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करो, ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोतों का उपयोग करो, तो कम से कम इनके ऊपर दबाव कम होगा। बंद तो हो ही नहीं सकता। तो हम वही कारण के ऊपर, हम निदान के ऊपर हम बात करते हैं। चलो, तो हम पहला बात कर रहे हैं किसके ऊपर, हाँ, तो हमने पहला क्या बोला, हमने वही बोला कि मिनिमम यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, हमने बोला जीवाश्म ईंधनों का हम क्या करें भाई साहब, कम से कम उपयोग करें। हम यही बोल सकते हैं, कम से कम, बंद तो नहीं बोल सकते क्योंकि पूरा का पूरा उसी के ऊपर निर्भर है। सर इसका उपयोग करें तो हम एनर्जी की हम मांग को हम कैसे यहां पर करें, तो हमने बोला एनर्जी को मांग का पूरा करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का हम उपयोग करें, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज जो हमें पता है हमारे पास है इनका यूज करें। तब तो हम, सीधी सी बात है, हम कहीं ना कहीं जीवाश्म ईंधनों का या फॉसिल फ्यूल का उपयोग कम कर पाएंगे। तो हमने बोला कौन कौन से, तो मैंने बोला आपके पास सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, थर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, विंड मिल से आप एनर्जी बना रहे हैं, सोलर सिस्टम, सोलर बोल रहा हूं, अब आपका सोलर एनर्जी जो है इससे आप ऊर्जा बना सकते हैं, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखो, अब यहां पे एक बहुत अच्छी बात आ रही है कि जितनी भी हम जहां जहां हमारी ऊर्जा लग रही है तो उसमें यहां पे एक शब्द का उपयोग किया है, हम तकनीकी में कुछ हम सुधार करें। हम कैसे, हम इको फ्रेंडली डिवाइस हम लेकर आए, जैसे फॉर एग्जांपल की हम बात करते हैं, हम जो हमारे पास पहले जो बल्ब जो हुआ करता था, बल्ब तो 100 वाट का बल्ब हुआ करता था, पहले कभी 10 रुपए का आया करता था, मगर 100 वाट की बिजली खपत करता था, 100 वाट खाता था ये, इतना ज्यादा। अब हमने क्या बोला, हमने बोला कुछ हम एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट लेकर आए, तो हमने बोला भाई हम एलईडी लेकर आ गए। तो जो घरों में जो एलईडी लगे हुए होते हैं ये 8 वाट के, 10 वाट के, 12 वाट के, बस मोर देन सफिशिएंट होता, अच्छा खासा उजिला ये कर देते हैं। तो हमने बोला भाई हम एलईडी का हम घर पे क्या कर लें, हम उपयोग कर लें, हम एलईडी का घर पे उपयोग करेंगे। तो जहां एक बल्ब 100 वाट का चल रहा था, घर में पता चला कि 6 बल्ब में पूरा काम हो गया, 6-7 बल्ब में घर में पूरा काम हो गया और रोशनी सफिशिएंट यहां पर हो गई। तो हमने क्या बोला कि एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट हम लेकर आ जाएं जो बहुत कम ऊर्जा की खपत यहां पर करते हैं, तो हम वो लेकर भी आए हैं। पहले जैसे देखो हम टॉर्च की हम बात करते थे तो उसमें भी फिलामेंट वाले सेल, उसका बल्ब का हम यूज करते थे, वो काफी ज्यादा कंजप्शन करता था बैटरी का। अब हम एलईडी उसकी जगह ले आए, तो एक छोटा सा एलईडी वाला
1-2 साल 3 साल सेल खूब उसके चलते रहते हैं। तो हमने बोला कि ऐसे हम डिवाइस का हम उपयोग करें जो कहीं ना कहीं एनर्जी क्या हो, एफिशिएंट हो। अगला हम वहां पे बोले थे भाई साहब आप पेड़ पौधों को काट रहे थे, हमने बोला एक काम करो भाई साहब कटाई को रोक दो, आप कटाई को मत करो। हम वहां पे डंपिंग कर रहे थे लैंडफिल में, हमने बोला आप डंपिंग यहां पर रोक दो। बात समझ में आ रही है? वहां पे हम क्या काम कर रहे थे, सिंथेटिक मैन्योर का यूज कर रहे थे, सिंथेटिक खाद का बहुत यूज कर रहे थे। हमने बोला एक काम करो ना कि भाई ऐसा चीजों का यूज करो जो इको फ्रेंडली हैं, उनका आप यूज करो। जैसे प्लास्टिक का यूज कम करके उसकी जगह ऐसे कोई रिसोर्सेस आप लेकर आ जाइएगा जो बायोडिग्रेडेबल हैं, उनका यूज आप यहां पे कर लें। आ रही बात समझ में आ रही? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अब 100 वाट में पूरा घर जगमगा जाता है। 10 बल्ब तो मेरे ख्याल से कोई एलईडी जलाता ही नहीं होगा। हाँ, नैनो नैनो से बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं भूमि। अभी मगर काम चल रहा उसके ऊपर नैनो से बनाने के लिए। अगला बात हो रही है किसके ऊपर? ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग, जो अभी मैं आपको बता ही चुका हूं। ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, दोनों के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा अभी यहां पर की। तो ये लिखा हुआ है किसके बारे में? ग्रीन हाउस के बारे में। तो ग्रीन हाउस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसेस में, ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस शामिल हैं? ये प्री में भी कई बार पूछा जाता है। तो मेन इसमें शामिल होती कार्बन डाइऑक्साइड, 60% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। फिर होती है मीथेन 20%, फिर होती है नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर और CFC। इनका होता है कितना? 20% होता कॉन्ट्रीब्यूशन। ये क्या करती है? टेम्परेचर को यहां पर क्या कर देती है? बढ़ा देती है। तो मेन गैस आपकी ये हो जाती है। उसके अलावा ये गैस भी आपको देखने को मिलेंगी। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से एक समस्या और आपको देखने को मिलती है, इसे कहा जाता है ओजोन डिप्लीशन या ओजोन क्षरण कहा जाता है। आपको ओजोन लेयर या ओजोन परत आपको कहां पर, ये होगी आपकी क्या? पृथ्वी स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल में एक लेयर देखने को मिलती है। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये आपको देखने को मिलेगी पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फियर में। हिंदी में से बोला जाता समताप। समताप मंडल में एक आपको लेयर देखने को मिलती है। इस लेयर को बोला जाता है क्या? इसे कहा जाता ओजोन लेयर, O3 लेयर। सर इसी मंडल में क्यों पाई जाती है? इसी मंडल में बनने का कोई रीजन है क्या? इसी मंडल बनने का कोई रीजन है क्या? हाँ, इसी मंडल बनने का कुछ रीजन यहां पर है। क्यों है रीजन? देखो, ये हो गया सन, तो यहां से आएगी कौन सी रेडिएशन? यूवी। यूवी रेडिएशन जैसे ही आती है तो ओजोन बनती कैसे, समझना। ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? यूवी की प्रेजेंस में ये किस में टूट जाते हैं? ये टूट जाते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। इन्हें कहा जाता है नेसेंट, नेसेंट ऑक्सीजन, या हिंदी में से बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। ये बहुत यूवी की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन हुआ है। ये बहुत अनस्टेबल होती है, अस्थाई, केवल ओ अकेला, इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। ये बहुत अनस्टेबल होती है, ये बहुत अस्थाई होती है। तो ये क्या काम करती है? ये किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके ये क्या बना लेती है? ये बना लेती है O3, यहां पर बना लेती है। तो ये कहलाता है O3। तो यहां पर समताप मंडल में इसका आपको कंसंट्रेशन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। किसमें? ओजोन लेयर में। कितनी ऊंचाई पर होती है? तो लगभग 8 अलग अलग जगह होती है। तो 8 से लेकर 32 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास ये लेयर आपको यहां पर मिल जानी है। इतनी ऊंचाई पर पाई जाती। ये काम क्या करती है? जो सन से जो रेडिएशन आता है, यूवी रेडिएशन, ये इसको अंदर आने से क्या करती है? रोकती है।
सर ये रेडिएशन यदि नीचे आ जाएगा तो क्या होगा? तो ये रेडिएशन में क्या होता है? हाई एनर्जी रेडिएशन होता है। तो यदि अपन स्किन की अपन बात करें, ह्यूमन की अपन बात करें, तो उसे यहां पर स्किन कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हाई रेडिएशन है। तो कई बार प्लांट का जो क्लोरोसिस है, प्लांट का जो क्लोरोफिल है, इसकी वजह से खत्म भी यहां पर होने लगता है। तो दोनों के लिए नुकसानदायक है, मनुष्यों के लिए भी और पौधों के लिए भी। अब हुआ क्या? अब ये ओजोन लेयर में डिप्लीशन, आपने बोला सर क्षरण हो रहा, पता कैसे चलेगा? तो एक इसमें नाम आता है, आपने नाम सुना हो, जीएनबी डॉप्सन, नाम सुना है? जीएनबी डॉप्सन। अब इन्होंने बोला भाई साहब ओजोन लेयर पाई तो जाती है, अब यदि ये लेयर कम होगी या यहां पे इसका डिप्लीशन होगा तो सर ये पता कैसे चलेगा? तो यहां पर बोला गया कि डॉप्सन साहब ने क्या काम किया, एक इकाई दी ओजोन को मापने के लिए, उसको बोला डॉप्सन यूनिट। देखना ध्यान से, एक DU बराबर 2.69 10⁻20 ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर, ये इकाई है बहुत बहुत काम की, जो इनके द्वारा यहां पर दी गई है। किनके द्वारा? जीएनबी डॉप्सन के द्वारा। तो हम बोलते हैं ना ओजोन परत की मोटाई को हम किस में मापते हैं? तो ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है डॉप्सन में, जिसको पहली बार जीएनबी डॉप्सन ने यहां पर दिया था। तो उसने ये बताया था कि एक डॉप्सन इकाई बराबर 2.69 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर। 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर यदि चौड़ाई है और इतने यदि उसमें अणु पाए जा रहे हैं, उसे बोला जाएगा क्या? एक DU कहा जाता है। तो ये ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? यह है डॉप्सन, है ना? तो उसी के बारे में यहां पे जानकारी चल रही थी, लिखा हुआ है, देखो आप। डॉप्सन में क्या किया जाता है? यहां पर मेजर यहां पर किया जाता है, और ये भी लिखा कहां पर? तो देखो दिखाई दे रहा आपको, समताप मंडल में यहां पर पाई जाती है। अब इसका डिप्लीशन हो रहा है, इसमें नुकसान यहां पर हो रहा है। तो इसको नुकसान किससे होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कुछ हेलोन्स। हेलोन्स का मतलब होता है हेलोजन के डेरिवेटिव। हेलोजन के डेरिवेटिव का मतलब है हेलोजन फैमिली जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, उनके व्युत्पन्न, उनसे बने हुए उत्पाद जो होते हैं वो यहां पर इसे डिप्लीट करते हैं, या ऐसे नुकसान यहां पर पहुंचाते हैं। 3 प्रकार का होता है UVABC। हाँ जी, 3 प्रकार का होता है। अब बोला कि भाई ओजोन के क्या इफेक्ट हो सकते हैं? तो भाई साहब स्किन कैंसर यहां पे रीजन बन जाएगा। इसके अलावा कैटरेक्ट जैसी समस्या, आंख संबंधी समस्या हमें देखने को मिल जाती हैं, ये समस्या हमें यहां पर देखने को मिलेंगी। फिर हमने बोला पौधों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हमने बोला यदि यूवी रे सीधा यदि जमीन पर आएगा, तो हमने बोला यहां पर जो वाष्पोत्सर्जन जो है, वो रेट क्या हो जाएगा? वो रेट काफी यहां पे बढ़ जाएगा, और फोटोसिंथेसिस भी इफेक्टेड होगा। प्रकाश संश्लेषण में इससे क्या होता है? प्रभावी होता है। समुद्री पारितंत्र पर भी प्रभाव होगा। क्यों होगा? जो समुद्र का जो इकोसिस्टम जो है, अब वहां से यूवी रेडिएशन आ रहा, तीनों आते हैं ABC। अब वो यूवी क्या होता है? उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, तो समुद्र में बहुत गहराई तक यहां पर पहुंचता है। तो सॉफ्ट बॉडी जो एनिमल है, या सॉफ्ट बॉडी जो प्लांट जो है, जो समुद्र के अंदर है, उन्हें भी क्या होने वाला है? इससे नुकसान होने वाला है। तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम जो है, चाहे अपन लैंड मास की हम बात कर लें और चाहे हम बात कर लें मरीन इकोसिस्टम की बात कर लें, वो भी इससे क्या होता है? प्रभावित तो होता है। हाँ जी। और बेसिक प्रभाव लिखे हुए हैं क्या, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया भी इससे क्या हो जाते हैं?
प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा तो जमीन में कुछ चक्र चलते हैं, देखो लिखा भू रासायनिक चक्र यहां पर लिखा हुआ, बायोलॉजिकल जो साइकिल यहां पे चलते हैं, जैसे हमने बोला नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल या वाटर साइकिल जो चलते हैं, इनके ऊपर भी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा भाई इसका, क्योंकि ये क्या है, हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है, रेज हैं जो अंदर तक बहुत पेनिट्रेट यहां पर करती हैं। तो इसके अलावा सॉइल का जो कंपोजिशन है, सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये भी इससे क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। अब ये तो ठीक है सर, ये थी समस्या, निदान क्या है, लो भाई साहब निदान लो। अब हमने बोला क्या कि जहां से यहां पर ये हो रहा था क्या, ओजोन का क्षरण हो रहा था, चाहे सीएफसी के ऊपर बैन लगाना हो, चाहे हेलोन्स के ऊपर बैन लगाना हो, इनके ऊपर क्या करना, ऐसे काम करना या कुछ कानून बनाना ताकि इसकी मात्रा को हम क्या कर पाए, हम नियंत्रित कर पाए। ओजोन वर्क्स एज अ पोल्यूट, हाँ ये होता है तृतीयक प्रदूषक की कैटेगरी, द्वितीयक प्रदूषक की कैटेगरी में आता है, सेकेंडरी पोल्यूटेड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ओजोन राहुल कहां पर, स्ट्रेटोस्फीयर में तो काम ठीक ठीक करता है, स्ट्रेटोस्फीयर में काम ठीक ठीक करता है, मगर यदि ये ओजोन जो होता है, अब ओजोन को, इसका क्वेश्चन ये है राहुल का कि जो ओजोन है, हमने जब पढ़ा था पोल्यूटेंट पढ़ा था, हमने प्रदूषक पढ़ा था, तो हमने ओजोन को बोला था कि ये क्या है, ये द्वितीयक प्रदूषक है, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, द्वितीयक प्रदूषक है। तो उसका कहना यह है कि भाई ये नुकसान करता है क्या, तो जब तक समताप मंडल में है, जब तक स्ट्रेटोस्फीयर में है, तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊंचाई काफी ज्यादा है, 10 किलोमीटर के ऊपर आपको देखने को मिला समताप मंडल, तो वहां पे कोई दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि यूवी रेडिएशन को वो रोक रहा है, तो उसका कंसंट्रेशन ऊपर ज्यादा है। सर के जमीन पर ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तो नुकसान करेगा, 100% नुकसान करता है। ओजोन लेयर को यदि आपने ओजोनाइजर से बनाई है, कभी लैब में ओजोन बनाई है किसी ने, तो उसको पता होगा जब हम ओजोन गैस को बनाते हैं तो ओजोन गैस की प्रॉपर्टी पता क्या होती है, ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। ब्लीचिंग हिंदी बोलते बिरंजक, ब्लीचिंग का मतलब होता रंग को उड़ा देना। तो यदि एटमॉस्फेयर पर नीचे रहेगी तो ये नुकसान करती है ओजोन लेयर। यदि आपने किसी ने ओजोन गैस को लैब में बनाया हो तो बिना कोई गाइडेंस में ऐसा बनाने नहीं देता है ओजोन को, क्योंकि डिप्लीट ये यहां पे क्या करती, ब्लीचिंग मतलब रंग को उड़ा देना, पट्टी ले जाओगे क्लोरोफिल उड़ जाएगा, इसलिए तो उसको हमने रखा है सेकेंडरी पोल्यूटेंट की कैटेगरी में रखा है। समताप मंडल में तो ठीक है, काम ठीक कर रही है, ऊपर है और यूवी रेडिएशन को रोक रही है, मगर नीचे नुकसान करती है, नीचे नुकसान करती है, इसलिए उसको हमने रखा है पोल्यूटेंट की कैटेगरी में रखा है। क्या कह रहा कीटनाशक, अच्छा यहां पे बोला कि भाई साहब जो इंसेक्टिसाइड है या बायो इंसेक्टिसाइड का यूज हम यहां पर करें। अब रॉकेट में जो ईंधन हम यहां पे फ्यूल यहां पे जला रहे हैं, भाई साहब इनको ऐसा फ्यूल बनाएं। रॉकेटों में जो दहन के लिए जो पदार्थ हो रहा है वो ओजोन क्षण से क्या हो रहा है, ओजोन क्षण यौगिकों से निर्मित हो रहा, तो हम ऐसा फ्यूल बनाएं कि जो ओजोन लेयर को नुकसान यहां पर ना पहुंचाए। इसके अलावा और देखो, और ढेर सारे यहां पर हैं कि भाई हम कैसे से रोक सकते हैं। ये तो भी हमने देखा एसिड रेन, हाँ जी देखो यहां पे आगे इसमें हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा।
देखो, जितनी भी हम समस्याएं यहां पर देख रहे हैं, समस्याओं का निदान क्या है? इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है? इन्वायरमेंटल एजुकेशन यही कि हम जो प्राइमरी स्टैंडर्ड से जो शिक्षा यहां पर दे रहे हैं, तो पर्यावरण को निम्नीकरण प्रदूषण से बचाने के लिए पर्यावरण को मानव विकास और संपोषणीय विकास, यही है वो धारणीय विकास। तो पर्यावरण क्या होना चाहिए? शिक्षा होना क्या बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक एनवायरमेंट की एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन नहीं होगी, तब तक अवेयरनेस आ ही नहीं सकती। इसके एम क्या है? देखो, अब इसका सबसे बड़ा एम क्या है कि भाई हम एनवायरमेंटल एजुकेशन किसी को देंगे तो उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या होंगे? पहली बात, एनवायरमेंटल एजुकेशन देने से उसे यह पता चलेगा कि हम जो है एक एनवायरमेंट का एक हिस्सा ही हैं। हम रह कहां पे रहे? हम इसी एनवायरमेंट में रह रहे हैं, और जितनी भी जो अपनी गतिविधियां जो हम कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसी एनवायरमेंट में रहकर हम कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ, यदि एनवायरमेंट में डिके होगा, एनवायरमेंट को नुकसान होगा, तो सीधा नुकसान किसे होने वाला है? हमें यहां पर होने वाला है। तो भाई साहब, इसे ये पता चलेगा कि जो कौन कौन से कंपोनेंट है एनवायरमेंट के, यहां पर ये पता चलेगा। अच्छा, इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र और मानवीय क्रियाओं का यहां पर बोध होगा। क्यों बोध होगा? क्योंकि ह्यूमन की जो एक्टिविटी है वो एनवायरमेंट के अंदर ही तो हो रही है। तो जो इंपैक्ट एनवायरमेंट का ह्यूमन के ऊपर पड़ रहा है, तो ह्यूमन का इफेक्ट भी तो एनवायरमेंट के ऊपर पड़ रहा है। दोनों क्या है? वो ही एक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट में कौन आ रहा है? यहां पर ह्यूमन आ रहा है। जब ये बातें पता चलेंगी तो इसका उद्देश्य यही है क्या, कि जो एनवायरमेंट को जो पोल्यूट करने वाले जो पोल्यूटेंट जो हैं, उनको कम करने के लिए क्या किए जाएंगे? उपाय किए जाएंगे या प्रयास यहां पर किए जाएंगे। केरोसिन इज बेटर देन यूडीएमएच टू बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन एयरक्राफ्ट। मगर केरोसिन का जो है ना कैलोरीफिक वैल्यू, राज, जो केरोसिन जो आप बोल रहे हो, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू ये कम होती है बहुत। कैलोरीफिक वैल्यू ये बहुत कम होती है। यदि ये कम होगी तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू बहुत कम होती है। तो कम होगी तो ज्यादा ईंधन ले जाना पड़ेगा। आप ज्यादा ईंधन यदि आप ले जाएंगे तो आप करना क्या काम पड़ेगा आपको? इतना आप कैसे ले जा पाएंगे? इसका मतलब उठाने के लिए आपको फोर्स और ज्यादा यहां पर चाहिए। ठीक है, हाँ जी। चलो, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं तो कुछ हम बात कर लेंगे। भारत में भी हम कुछ यहाँ पे काम कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडिया, हम भारत में कुछ काम कर रहे हैं इस पर्यावरण शिक्षा के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम क्या काम कर रहे हैं? तो हमने 1981 में, आपको दिखाई दे रहा होगा, इंडियन इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट यहाँ पर इसे हमने तैयार यहाँ पे किया है। इसका एम ही यहीं पर है क्या, कि जो एजुकेशन जो है किसके लिए? इन्वायरमेंट के लिए। उसका क्या करना? एक डिजाइन तैयार करना कि किस तरीके से यहां पर दी जाए। तो हमने क्या काम किया है? तो पहला काम हमारा ये रहा, 1981 में हमने से यहां पर क्या किया? स्थापित किया है। इसके बाद हमने यहां पे क्या काम किया है? तो आपने नाम सुना होगा किसका? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। 1983-84 में हमने यहां पर एक योजना यहां पर तैयार की। इस योजना का उद्देश्य तो यही था क्या? इन्वायरमेंट को क्या काम करना? एजुकेशन सेक्टर में यहां पे इंट्रोड्यूस यहां पर कराना। औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण सामग्री का क्या करना? यहां पर विकास करना, जो जुड़ी हुई हो किससे? ये इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई हो, पर्यावरण से क्या हो? ये संबंधित हो। तो हमने जो काम किए, भारत ने जो यहाँ पे काम किए हैं, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा देखो, जितने भी आपके कम्युनिकेशन वाली चीजें हैं या जितनी भी आपके एनजीओ हैं, इनके थ्रू क्या करना? लोगों को अवेयर करना, लोगों को यहाँ पर बताना। अच्छा, बताना, इसके अलावा यहाँ पर रिसर्च के लिए भी यहाँ पे क्या करना? उन्हें मोटिवेट यहाँ पे करना। ये इसी प्रोग्राम के तहत हमने यहाँ पे काम किया है। तो हमने जो ग्लोबल हमने यहाँ पर देखा कि सभी लोग काम कर रहे हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर। तो हमने क्या काम किए हैं? सो हमने ये काम यहाँ पर किए हैं, भारत में काम क्या हुए हैं।
इसके अलावा देखो कुछ लोग चर्चा कर रहे थे अभी कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ये ऐसे हैं, ये साइड वाइज उपाय हैं, मतलब इफेक्टिव तो हैं मगर पहला काम तो वही है जहां से एमिशन इन चीजों का हो रहा है उसे वहां पर रोक दिया जाए और उसके अलावा क्या किए जाए और साइड वाइज यहां पर उपाय किए जाएं। तो ये जो पूरा जो टॉपिक जो है ना, यहां से क्वेश्चन कैसा बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है इन्वायरमेंटल, देखिए पर्यावरण क्षरण क्या है, इसके कारण क्या, इसके रीजन क्या है, इसके प्रभाव क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन बन जाता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, या वो बोलता कि पर्यावरण के विकास के लिए ये पर्यावरणीय शिक्षा जरूरी है। भारत जैसे विकासशील देश में पर्यावरण शिक्षा की मौजूदा स्थिति क्या है, या भारत ने इसके विकास के लिए क्या काम यहाँ पे किए, तो ये आपको बताना पड़ता है कि भाई भारत ने क्या काम यहाँ पे किए हैं, कि 1981 में क्या काम किया, 84 में यहाँ पे क्या काम किए हैं, तो ये अपने को सारी बातें उसमें बतानी पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन वो कर लेता है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने भी हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसका क्या प्रभाव है, या इसका रेमेडी क्या, इसका निदान हम कैसे कर सकते हैं, इसे हम ठीक यहाँ पर कैसे करें, ये सारी बातें उसने क्वेश्चन में पूछी हैं। अगला देखो हम बात करते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन का। यहां पे देखो मीनिंग क्या है, हमने बोला जन भागीदारी, मतलब हम लोगों को पर्यावरण के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम अवेयर यहाँ पे कर रहे हैं और उनको हम समूह में लेकर आ रहे हैं कि भाई साहब देखो हम रह कहाँ पे रहे, हम एनवायरमेंट में रह रहे हैं, तो क्यों ना पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ उपाय किए जाएं। तो हम क्या करते हैं, जन भागीदारी, मतलब सभी लोगों को हम क्या करते हैं यहाँ पे सहयोग यहाँ पर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ हम इन्फ्लुएंसर का भी हम सहयोग लेते हैं। मान लो किसी की बात कोई सुन रहा है, एक बार और चर्चा अपनी क्लास में हो चुकी है, जैसे अमिताभ बच्चन साहब की बात लोग सुन रहे हैं, तो उनके माध्यम से भी पर्यावरण को बचाने के लिए हम अपील से करा सकते हैं। तो ये सारी बातें हम यहां पे करते हैं जो पर्यावरण को नुकसान जिससे ना हो। इसके अलावा देखो इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, अब हम ये बता रहे हैं कि भाई साहब इन्वायरमेंट को हम कैसे बचा रहे हैं, इसके ऊपर हम बात यहां पर कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला, हमने बोला इन्वायरमेंट अवेयरनेस क्या प्रोग्राम। ये कैसे प्रोग्राम है, तो ये क्या है, पर्यावरण को बचाने के लिए हम कुछ क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम यहां पे कर रहे हैं। तो अब देखो राष्ट्रीय हरित कोर कार्यक्रम का यह देश भर में 2001 के आसपास 2001 में स्कूली बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पे चलाया गया, जहां पर उन्होंने क्या काम किया, हर जिले में एक इकोलॉजिकल क्लब यहाँ पर बनाए गए। यहाँ पर क्या है, जिसमें विद्यार्थियों को शामिल करने पर और पर्यावरण कार्यक्रम चलाने पर क्या किया जाता है, जोर यहाँ पे दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसे कार्यक्रम हमने यहाँ पे किए हैं, कुछ हमने ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे बनाए हैं जो हम इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, नुकसान होने से बचाते हैं, है ना। ठीक है, इसका एम आप देख लो क्या है, ये रहे इनके कुछ एम रहे, बच्चों को पर्यावरण और इनसे जुड़ी समस्याओं से परिचित कराना, स्कूली बच्चों को पर्यावरण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। तो ये कुछ हम उपाय यहां पे कर रहे हैं जो पर्यावरण सुरक्षा से इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। हाँ, अगला देखो अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। आपने यदि देखा हो कभी स्कूलों में देखना तो एग्जीबिशन चलते हैं, जैसे कोई वाटर कंजर्वेशन डे आ गया, बायोडायवर्सिटी डे आ गया, या अर्थ डे आ गया, तो उसमें कंपटीशन होते हैं, कंपटीशन कराए जाते हैं बच्चों में। किसके लिए, ये एनवायरमेंट के लिए अवेयर करने के लिए। तो बच्चे क्या काम करते हैं, अर्थ को बनाते हैं, सो बताते हैं अर्थ क्यों जरूरी है। या वाटर कंजर्वेशन डे जब हम मनाते हैं तो कुछ ऐसे एग्जीबिशन या पेंटिंग या पीपीटी या पोस्टर प्रेजेंटेशन जैसे आपको सेमिनार वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, स्कूल में देखने को मिल जाएंगे, कॉलेज में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो उसी में आपको देखने को मिलेगा क्या, अर्थ डे। तो हमने बोला क्या, 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, पर्यावरण पर जन चेतना बढ़ाने के लिए पृथ्वी दिवस हम यहाँ पे मनाया जाता है। 2007-8 में पृथ्वी दिवस, इससे पहले
पृथ्वी दिवस से पहले और पृथ्वी दिवस पर अनेक क्रियाकलापों की सहायता से यहाँ पर लोगों को अवेयर करना, एक स्वस्थ समृद्ध और सद भविष्य बनाने के लिए, अंतर दर्शाने के लिए लोगों को क्या करना, प्रेरित करना यहाँ पर क्या होता है, शामिल होता है। कहने की बात यहाँ पर यह है कि इन्वायरमेंट को हम जो बचा रहे हैं, हमने क्या काम किए, तो हमने बोला भाई हमने ढेर सारे एग्जीबिशन हमने कराए, हमने प्रोग्राम यहाँ पर कराए, हमने बहुत सारे स्पेशल डे, स्पेशल ओकेजन यहाँ पर स्कूलों में हमने यहाँ पर तैयार किए, जिससे हम पर्यावरण को बचा रहे हैं। हमने बोला कि भाई इंडिया ने क्या काम किया, तो इंडिया ने 1981 में 84 में मिनिस्ट्री को यहाँ पर बनाया। तो ये हमारे द्वारा किए गए जो प्रयास है। तो क्वेश्चन इसमें कैसा आता है कि जो पर्यावरण जो डिग्रेडेशन जो हो रहा है, पर्यावरण का जो क्षरण जो हो रहा है, इसे बचाने के लिए कौन कौन से उपाय हैं या कौन कौन से उपाय अभी तक हमने यहाँ पर किए हैं, उन सभी के ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कोई ऐसा बड़ा टास्क यहाँ पर नहीं है। ये वो में देखा छोटे छोटे से कार्यक्रम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखो, अब हमने जो आंदोलन यहाँ पे पढ़े थे वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है भारत के प्रमुख जन जागृति आंदोलन, दिखाई दे रहा है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए कई आंदोलन यहाँ पर चलाएगा। कुछ लिखे हुए हैं क्या? हाँ लिखे हुए हैं, देखो हाँ लिखे हैं। तो हमने बोला पर्यावरण को हम कैसे बचाएं, तो हमने बोला समय समय पर बीच बीच में इससे जुड़े हुए क्या आंदोलन भी चलाए गए। हमने पढ़े क्या, जैसे हमने पढ़ा नर्मदा बचाओ आंदोलन, याद करो आप। हमने पढ़ा क्या, एपीको पढ़ चुके हैं, सारे आंदोलन हम पढ़ चुके हैं, चिपको। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने के लिए हमने जन भागीदारी, मतलब सभी का हमने क्या किया, कोलैबोरेटिव हमने यूज करना चाहा कि आंदोलन के माध्यम से सभी लोग आए और सब लोग पर्यावरण के विकास के लिए काम करें। तो कुछ प्रमुख आंदोलन आप देख लो। अब देखो इसके ऊपर हमने चर्चा की थी आपके साथ, याद करो, बिश्नोई कम्युनिटी के ऊपर, याद आ रहा किसी को? हाँ, बिश्नोई कम्युनिटी, देखो राजस्थान में आंदोलन यहां पे शुरू किया गया था। ये तो ये किसके लिए था? ये बायोडायवर्सिटी को, जैव विविधता को बचाने के लिए किया गया था। और यही वही कम्युनिटी है जो ब्लैक बक की पूजा करती है। ये भी सारी बातें मैं कर चुका हूं। सारी बातें यहां पर हो चुकी हैं। और भी आंदोलन है क्या? लो फिर से आ गया वो चिपको आंदोलन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उनको अब यहां भी आप बता सकते हो, चिपको आंदोलन। और है क्या? हाँ ये देखो एपीको आंदोलन, इसके बारे में भी हमने पूरी जानकारी ली थी। केवल नाम ही है चिपको, इसका नाम क्या हो गया? एपीको। कहां पे? पांडुरंग हेगड़े की नेतृत्व में, लीडरशिप में हमने यहां पर ये चलाया था। कहां पर? कर्नाटक में, दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन की तर्ज पर इसे चलाया गया था। ये एक अलग से आंदोलन है, इसको हम देख लेते हैं। नवदान्य आंदोलन देख लो आप, इसके बारे में देख लेते हैं। कब स्टार्ट हुआ? 1982 में वंदना सेवा के द्वारा इसे शुरुआत किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जैविक कृषि के लिए लोगों को प्रेरित करना। जैविक कृषि का मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती के लिए क्या काम करना? लोगों को प्रेरित करना। इस आंदोलन का क्या रखा गया था? मुख्य उद्देश्य यहां पे रखा गया था। और जैव विविधता को या बायोडायवर्सिटी को बचाना। तो एक अलग से और आंदोलन अपने को मिल गया, नवदान्य आंदोलन। इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ये हम पढ़ चुके हैं, शांत घाटी, साइलेंट वैली। ये लिखा, इसके ऊपर भी जिक्र किया जब मैं आपको पढ़ा था, कुंती पुजा रिवर। और जब बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये केरल का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। एक अलग से आंदोलन अपने को मिला, इसको हम देख लेते हैं, जंगल बचाओ आंदोलन। कब शुरुआत किया गया? तो 1980 में झारखंड के सेम भूमि क्षेत्र से इसकी शुरुआत यहां पर हुई। तो क्या है? सरकार द्वारा प्राकृतिक साल के वृक्षों काट कर इसके स्थान पर सागौन। अच्छा ये क्या था? ये जंगल बचाओ आंदोलन कहां पे शुरू किया गया? झारखंड में शुरू किया गया। सरकार क्या चाह रही थी कि जो प्राकृतिक तरह की साल के पौधे लगे उन्हें काटकर उनके स्थान पे क्या लगा रही थी? वो सागौन के वृक्ष लगाने की यहां पर योजना थी।
तो इसके विरोध में सिंह भूमि झारखंड में इस आंदोलन की यहां पर शुरुआत की गई। तो एक आंदोलन अपने को और मिल गया, जंगल बचाओ आंदोलन। तो याद रखना 80 झारखंड सिंह भूमि हो क्या रहा था, जो साल ट्री जो होता है, साल वृक्ष जो होता है, सरकार उसको काटकर इसकी जगह क्या लगा रही थी, सागौन के पेड़ लगा रही थी। इस कटाई के विरोध में ये आंदोलन की शुरुआत यहां पर हुई थी। तो ये उसका मुख्य एम था, मुख्य उद्देश्य था। इसके बारे में पूरी जानकारी हम पढ़ चुके हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा, बाबा आमटे। वर्तमान में कौन, अमृता देवी बिश्नोई और मेधा पाटकर इसे यहां पर क्या कर रही हैं, ये चला रही हैं। ये देखो, ये एक आंदोलन अलग से है, तो उसको अपन देख लेते हैं। मैत्री, ये कहां पे चलाया गया, ये चलाया गया यूके उत्तराखंड में 1984 में चलाया गया। तो जीव विज्ञान के प्रोफेसर कल्याण सिंह रावत के द्वारा इसकी शुरुआत यहां पर की गई। ठीक है, तो ये पर्यावरण आंदोलन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ जो हैं उनको क्या करना, हरा भरा बनाना। अब पहाड़ों पे क्या भी पौधे कम हैं, तो उसको हरा भरा बनाने के लिए मैत्री आंदोलन की यहां पर शुरुआत की गई। मजे की बात इसमें यह है, यह आंदोलन जो है ना, ये महिलाओं के द्वारा संचालित आंदोलन है। ये एक बार प्री में क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो है जो केवल महिलाओं के द्वारा चलाया गया। ये वही आंदोलन है, कौन सा, मैत्री आंदोलन। क्योंकि मैत्री का मतलब यहीं पर ये समझाएगा मेरे ख्याल से, हाँ लिखा हुआ है। तो इसमें क्या था कि विवाह के समय लड़की पक्ष के द्वारा मायके में वृक्षारोपण करना किया जाता था। तो अब विवाह हो रहा है, तो अब विवाह के समय कहां पे, लड़की पक्ष के द्वारा मायके में एक वृक्षारोपण हो रहा है। एक भावनात्मक और पर्यावरणीय आंदोलन है कि भाई साहब विदा किसी की हो रही तो उसके याद में कि ठीक है आएगा तो लौट के फिर से, मगर एक याद में एक पौधे को यहां पर लगाना। तो इसको नाम लोगों ने क्या दिया, मैत्री आंदोलन। तो एक बार प्री में या पीटी में क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सा आंदोलन है जो कि महिलाओं से जुड़ा हुआ है, वो यही आंदोलन है मैत्री। उसका मैत्री का मतलब भी बताएगा कि मैत्री का मतलब होता है मायका। ये नाम आया कहां से, तो वहां से शब्द ये आया है। इसको भी हमने पूरा देख लिया था। देखो अब पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट ही क्यों बचाएं। तो हॉटस्पॉट वाली संकल्पना भी हमने यहां पर देख ली थी, हॉटस्पॉट क्या है, सारी बातें, तो उसको भी हम यहां पर पूरा देख चुके हैं, है ना। अगला देखो, तराई आर्क परियोजना दिखाई दे रहा है, ये भी हम देख चुके, WWF के द्वारा यहां पर चलाई गई। और तो ये तो था आज का सेशन। मुलाकात करेंगे हम कल अगले सेशन के साथ, जहां पे एनवायरनमेंट के और जितने रिमेनिंग जो एस्पेक्ट यहां पे बच रहे हैं उन सभी को हम कवर करेंगे।